अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज जो है हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का लास्ट टॉपिक मेटाबोलाइट्स पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आते हैं। अभी तक जो है हम लोग द लिविंग वर्ल्ड पढ़ चुके हैं और ऑलमोस्ट सारा बायोमोलिक्यूल्स पढ़ चुके हैं। और लिविंग वर्ल्ड में हमने एक चीज़ देखी थी कि जो भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कुछ रिएक्शन शो करेगा। इन रिएक्शंस में कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जब कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होंगी, जिनको हम लोग एनाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं या एनाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। और कुछ रिएक्शंस डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होंगी जिनसे एनर्जी निकाली जाएगी, और ऐसी रिएक्शंस को हम लोग कैटाबॉलिक रिएक्शंस या कैटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों का सम टोटल जो है मेटाबॉलिज्म कहलाता है। अब जो चीजें इन सब रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी कोई मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी कोई बायोमॉलिक्यूल्स होंगे जो इन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो एनाबॉलिक रिएक्शंस हो या फिर कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो, उनको हम लोग मेटाबोलाइट्स कहेंगे। कुछ मेटाबोलाइट्स ऐसे होंगे जिनके बगैर ये रिएक्शंस होना पॉसिबल नहीं होगा, जिनका बिल्कुल बेसिक रोल होगा इन रिएक्शंस के अंदर। और कुछ ऐसे होंगे जिनके बगैर जिंदगी सस्टेन तो हो सकती है, लेकिन इनके कुछ रोल होते हैं हमारे इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ऐसे मेटाबोलाइट्स को हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। और ऐसे मेटाबोलाइट्स जो हमेशा ज़रूरत होंगे, जिनके बगैर लाइफ सस्टेन नहीं होगी, उनको हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो आज जो है हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ेंगे। उसके बाद यू कैन रीड एनसीईआरटी वंस एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है आज यूजेस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जो हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़े थे, जिसमें हमारे लिपिड्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स थे, न्यूक्लिक एसिड्स थे, प्रोटीन्स थे, अमाइनो एसिड्स वगैरह, वो सारी चीज़ें जो थी उनके यूजेस पढ़ेंगे। इट्स नॉट ए स्पेसिफिक टॉपिक गिवन इन एनसीईआरटी, लेकिन क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, कि किस का क्या यूज़ है। ये ओवरऑल पूरे सिलेबस में बिखरा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना यहीं पे ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। जैसे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का जो है, ये फिजियोलॉजिकल फंक्शंस या फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करने में मदद करेंगे एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली तमाम फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है वो इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करने में मदद करेंगे, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है, ये कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन दीज विल बी डेरिवेटिव्स ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से बने हुए कुछ मेटाबोलाइट्स, ठीक है, उनको हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो ऐसे कुछ बेसिक मेटाबोलाइट्स जो इंसान की बॉडी के अंदर होने वाले फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, उनको हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहेंगे। और इन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से बनने वाले बाकी मेटाबोलाइट्स जिनका बेसिक फिजियोलॉजी के अंदर कोई फंक्शन नहीं होगा, उनको हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि दीज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन लाइफ प्रोसेसेस, directly involved in life processes, जबकि इनका डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा लाइफ प्रोसेसेस में। इधर दीज विल हैव सम इकोलॉजिकल रोल, ठीक है, इनका या तो कोई इकोलॉजिकल रोल होगा, और इनका रोल अभी पूरी तरीके से अंडरस्टूड नहीं है, ठीक है, नॉट फुल्ली अंडरस्टूड, ठीक है। तो इनका जो है वो लाइफ प्रोसेस, एक इंसान या फिर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ को सस्टेन करने के लिए, ठीक है, इसके बगैर लाइफ चलेगी ही नहीं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को, ऐसे मेटाबोलाइट्स को हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहेंगे। जबकि ऐसे मेटाबोलाइट्स जिनका इकोलॉजिकल रोल होगा, ठीक है, यानी एक ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के माहौल के साथ किस तरीके के इंटरेक्शंस करते हैं, ठीक है। जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो ये जो पॉइंट है पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इनका रोल जो है वो ऑलमोस्ट अभी पूरी तरीके से अंडरस्टूड नहीं है, ठीक है।
अगर हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की बात करें तो दीज आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है वो बहुत कम बनाए जाते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनेंगे ये यूजुअली लेस क्वांटिटीज के अंदर होते हैं, प्रोड्यूस्ड इन लेस क्वांटिटीज, ठीक है। अब जो चीज हाई क्वांटिटी में बनाई जाएगी उसको एक्सट्रैक्ट करना भी उतना ही इजी होगा, और जो चीज लो क्वांटिटी में बनाई जाएगी उसको एक्सट्रैक्ट करना भी मुश्किल होगा, ठीक है। तो these will be easy to extract, and this will be hard to extract. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन ये एक दूसरे के कंपैरिजन में हम लोग बात कर रहे हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को भी एक्सट्रैक्ट करना कोई उतना इजी काम नहीं होता, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, ओके। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सेम इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली यहां पे जब हम बात करें तो वी विल टॉक अबाउट प्लांट्स, क्योंकि जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है दे आर यूजुअली फाउंड इन प्लांट्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सिर्फ प्लांट्स में ही पाए जाएंगे, देयर कैन बी एक्सेप्शंस, ठीक है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। साइंस के अंदर जब भी हम कोई स्टेटमेंट देते हैं तो ये कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं होता, हमेशा देयर इज अ चांस एंड देयर इज अ स्पेस दैट शुड बी गिवन फॉर इम्प्रूवमेंट, कि यहाँ से कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि ये चीज जो है वो सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पे जो है वो स्पीशी टू स्पीशी वेरी हो रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो कल को एक स्टूडेंट जब ये चीज सुनेगा कि ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर ही होता है एंड देयर इज नो चांस व्हाटसोएवर कि ये जो है वो एनिमल्स के अंदर या फिर बाकी ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जा सकता है, तो उसने अपने दिमाग का शटर ऑफ कर लिया और वो अब सिर्फ ये समझता है कि ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाया जा सकता है। तो जो वो एक स्पेस थी जो मुझे देनी चाहिए थी ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके, मैंने वो नहीं दी, और उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट कम से कम जो मुझे सुन रहा है उसकी वजह से तो नहीं होगी। जो बंदा इस स्टेटमेंट को क्वेश्चन करेगा, यहां से जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, ही विल मेक सम कंक्लूजन्स। हो सकता है कि एनिमल्स और प्लांट्स के अलावा बाकी चीजें भी हो जिनके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पाए जाते हो, ठीक है। सो व्हाट वी विल से हियर दैट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है ये वैरी करेंगे, वैरी फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, ठीक है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है वो पार्ट होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जबकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होते, ठीक है। जब हम एग्जांपल्स अभी देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट अभी एग्जांपल्स का ही है, तो यू विल अंडरस्टैंड इट, ठीक है। एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, फॉर एग्जांपल न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म का पार्ट होता है, उसका डीएनए या फिर आरएनए जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल होगा उसका पार्ट होगा, ठीक है। सेम इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स की अगर बात करें तो हर प्लांट के अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा ही होगा, चाहे आरएनए हो या डीएनए, मोस्टली डीएनए ही होगा, ठीक है। इजी टू एक्सट्रैक्ट, डीएनए एक्सट्रैक्ट करना इजी होगा इन कंपैरिजन टू व्हाट विल बी गिवन हियर, ठीक है। प्रोड्यूस्ड इन हाई क्वांटिटीज, हाई क्वांटिटी में होगा एक सेल के अंदर या फिर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। डायरेक्टली इन्वॉल्व इन लाइफ प्रोसेसेस, न्यूक्लिक एसिड के बगैर कोई लाइफ प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, समझ आ गया। इसके बाद फॉर एग्जांपल ऐसे ही प्रोटीन्स है हमारे, ठीक है, सॉरी, प्रोटीन्स हो गए हमारे, विटामिन हो गए, ठीक है, लैक्टिक एसिड हो सकता है। बेसिक जो हमने अभी तक रिएक्शंस देखी या फिर दीगर चीजें देखी, उनके अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहा है
इन ट्रू सेंस, ठीक है, इन ट्रू सेंस जो भी मेटाबोलाइट रिएक्शंस के अंदर, बेसिक रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट विल कम अंडर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में हमारे, ठीक है, यहाँ पे रबर आ सकते हैं, ड्रग्स आ सकते हैं, स्पाइसेस आ सकते हैं, ठीक है, एल्कलॉइड्स आ सकते हैं, एल्कलॉइड्स आ सकते हैं, ठीक है, सेंट्स आ सकते हैं, पिगमेंट्स आ सकते हैं, एटसेट्रा। इसके अलावा भी कुछ चीजें हो सकती है, ठीक है। तो इन सारी चीजों का, रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, एल्कोलॉइड्स, सेंट्स, पिगमेंट्स, इनका बेसिक फिजियोलॉजी के अंदर कोई काम नहीं है। इनके बगैर भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है, बट दे समहाउ प्रोड्यूस इट, फॉर सम रीजन दे प्रोड्यूस इट, एंड वी एज ह्यूमंस, हम लोग इस चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। रबर हमें जरूरत पड़ता है, ठीक है, वी यूज दैट इन आवर डेली लाइफ। ड्रग्स हमें हर वक्त जरूरत पड़ते हैं, स्पाइसेस हर वक्त जरूरत पड़ते हैं, एल्कोलॉइड्स जरूरत पड़ते हैं, ठीक है, सेंट्स, पिगमेंट्स, टॉक्सिन्स, व्हाट नॉट, व्हाट काइंड ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज देयर जो हम यूज नहीं करते। और एंड द रीजन ये चीजें महंगी होती है, ठीक है, इज बिकॉज दीज आर प्रोड्यूस्ड इन लेस क्वांटिटीज। अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में बनाई जाए, दैट इज अ बिजनेस मॉडल, उसको बायोटेक्नोलॉजी हम लोग कहते हैं, ठीक है। अगर किसी प्लांट स्पीशी को इस तरीके से जो है उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस लाई जा सके कि वो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बना रहे हैं, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन हाई क्वांटिटी, तो एक बिजनेस आइडिया हो सकता है, ठीक है। दैट्स व्हाट वी एज बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स डू, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। उसके बाद जो है वो एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल दे रखा है, जिसके अंदर जो है वो पहला ही हमारा है पिगमेंट्स, ठीक है, जिसके अंदर कैरोटेनॉइड्स, एंथोसायनिन्स वगैरह आते हैं, ठीक है। उसके अलावा एल्कलॉइड्स है, जिसके अंदर मॉर्फिन और कोडीन आ रहा है, ठीक है। टर्पिनॉइड्स है, जिनके अंदर मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन आते हैं, ठीक है। एसेंशियल ऑयल्स के अंदर लेमन ग्रास ऑयल, ठीक है, लेमन ग्रास की स्मेल काफी बढ़िया होती है, ठीक है। टॉक्सिन्स जैसे कि एर्बिन, रेसिन, लेक्टिन जो है वो कॉनकेवैलिन, कॉनकेनावैलिन ए। ड्रग्स के अंदर जैसे विनब्लास्टिन, कर्क्यूमिन, एटसेट्रा वगैरह, ठीक है। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस जैसे रबर्स, गम्स, सेल्यूलोस, ये सारी चीजें जो है वो ह्यूमंस जो है अपने लिए एक्सप्लॉइट करके इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कुछ चीजें फायदा पहुंचा सकती है, कुछ चीजें नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। कोडीन किसी हद तक फायदा पहुंचाती है, कभी कभी नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। इफ यूज्ड इन एक्सेस तो नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, इंसान नशे में चला जाता है। सिमिलरली मॉर्फिन भी नशे के लिए यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं उसका, ठीक है। अदरवाइज इनके अच्छे यूजेस भी है, ठीक है। तो बेसिक आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। तो जो चीज मेटाबॉलिज्म के अंदर, जो मॉलिक्यूल, जो मेटाबोलाइट, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल एक मेटाबॉलिज्म के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, वी कॉल दैट एज अ मेटाबोलाइट। एक ऐसा मेटाबोलाइट जिसके बगैर लाइफ सस्टेन नहीं करेगी, जो प्राइमरी फंक्शन कर रहा है, उसको हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट कहेंगे। ऐसे मेटाबोलाइट्स जो इन रिएक्शंस के एज ए रिजल्ट पैदा हो रहे हैं, जिनके बगैर जो है वो लाइफ सस्टेन हो सकती है, जिनके रोल्स इस ऑर्गेनिज्म के अंदर पूरी तरीके से अंडरस्टूड नहीं है, इनके इकोलॉजिकल रोल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उनकी जो है, उन चीजों को जो है हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। So this was all about primary and secondary metabolites. यहाँ से now if you read NCERT you will understand everything that is written there. वहाँ पे जो है वो जो टेबल बना हुआ है, you can learn that, ठीक है, उसको याद कर सकते हो जैसे करना है। तो इसके बाद now we will move on to functions of biomolecules, ठीक है, functions of biomolecules। ये बायोमोलिक्यूल्स आखिर करते क्या है हमारी लाइफ में। सबसे पहला बायोमोलिक्यूल जो हम लोगों ने पढ़ा था, दैट वाज, आई गेस दैट वाज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को ही समझने की कोशिश करेंगे। So first we will understand uses of carbohydrates, ठीक है।
पहला यूज जो सबसे बेसिक सी चीज है, इट्स अ क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज ले आओ, ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पास करवाओ, मिनटों में तुम्हारे पास बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। सो इट्स अ क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, इसके अलावा हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के जरिए से एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन स्टोर एनर्जी, जैसे हमारे पास ग्लाइकोजन आ गया, जैसे हमारे पास स्टार्च आ गया, ठीक है। सो वी कैन स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इनका जो है वो स्ट्रक्चरल रोल हो सकता है, स्ट्रक्चरल रोल एज इन सेल्यूलोस है, सेल वॉल बना रहा है प्लांट सेल का, या काइटिन है, वो जो है वो ऊपर की जो वो आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो वो एक लेयर होती है, काइटिनस लेयर होती है, ठीक है। तो वो बना रहा है, दैट गिव्स देम द हार्ड शेल, ठीक है, बाहर से एक्सोस्केलेटन जिसको कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल रोल हो गया इसका। इसके अलावा ये जो है वो रिकॉग्निशन के अंदर, रिकॉग्निशन, ठीक है, जैसे ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, ग्लाइको प्रोटीन्स, these are used for सेल रिकॉग्निशन। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है सेल बायोलॉजी, उसके अंदर हम लोग ये चीज डिटेल में समझ लेंगे। ऐसा मान लो these are flags, ठीक है, so these are flags of a cell। ये चीज बताती है कि सेल किस कंट्री को बिलोंग करती है, ठीक है, किस ऑर्गेनिज्म को बिलोंग करती है, किस स्पीशीज को बिलोंग करती है, किस आदमी को बिलोंग करती है, उसकी जेनेटिक कोड क्या है। एक आदमी का जेनेटिक कोड दूसरे आदमी के जेनेटिक कोड से डिफरेंट होगा, ठीक है। उसकी जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स उसके अंदर डिफरेंट होंगे, जिसकी वजह से सेल्स जो है वो ये चीज रिकॉग्नाइज कर पाती है कि वेदर ए सेल इज सेल्फ और नॉन सेल्फ, ठीक है। ऑर्गन रिजेक्शन जो हो जाता है, यानी कि जब कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करता है, अगर वो उसका बहुत क्लोज रिलेटिव होगा, तब भी उसको इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि इम्यून सेल्स जो है वो उसको एज ए नॉन सेल्फ, ये कोई पराया है, इसको उड़ा दो, ठीक है, ऐसा मान लेती है। लेकिन अगर क्लोज रिलेटिव होगा तो उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अगर बहुत दूर का कोई बंदा होगा, ठीक है, बिल्कुल कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, अगर उसका ऑर्गन ले लिया तो बॉडी जो है उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर जाएगी और ऑर्गन फेलियर हो सकता है दोबारा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है वो यूजेस ऑफ प्रोटीन्स हम लोग देखेंगे, यूजेस ऑफ प्रोटीन्स। इसके बहुत ज्यादा यूजेस हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा काम है जो प्रोटीन नहीं करती। फॉर एग्जांपल एंजाइम्स हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जैसे इंसुलिन, जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, इनका स्ट्रक्चरल रोल हो सकता है, स्ट्रक्चरल रोल, ठीक है। ये जो है वो मूवमेंट के अंदर काम कर सकते हैं, मूवमेंट। एक्टिन मायोसिन मिलकर जो है वो एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को आगे चला सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल रोल जैसे कि इसके अंदर जो है सेल्स के अंदर हमारा साइटोस्केलेटन होता है, पूरा प्रोटीन का बना हुआ है। हमारा जो कैरेटिन है, ठीक है, उसके अलावा कैरेटिन मान लो, ठीक है, कैरेटिन का जो है वो स्ट्रक्चरल रोल होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो है वो ट्रांसपोर्ट, एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सेल के अंदर, ठीक है, सेल के बाहर, वो सारी चीजें, ठीक। इसके अलावा डिफेंस, जैसे एंटीबॉडीज, डिफेंस के लिए एंटीबॉडीज बाइंड हो जाएंगी एंटीजन के ऊपर। एंटीजन मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इम्यूनोजन होता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करवाए, एंटीजन जिसके ऊपर ये जो है अपनी एंटीबॉडी जाके बाइंड कर ले, ठीक है। और यहाँ से जो है वो पूरा इम्यून सिस्टम फिर एक्टिवेट हो जाता है, और जो भी फॉरेन सब्सटेंस जिसने इन्वेड किया हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसके बाद जो है वो लिपिड्स, थर्ड वन इज लिपिड्स। लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज,
लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज के लिए लिपिड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। गिव्स प्रोटेक्शन टू द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के ऊपर एक लेयर ऑफ फैट जमा हो जाती है जिसको हम लोग विसरल फैट कहते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स करता है ये। इसके अलावा इंसुलेशन का काम देता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना या फिर बॉडी को गर्म रखना, इस चीज का काम दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा हार्मोन्स, ठीक है, जो हमारे स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन वगैरह, तो उनके वो जो है वो लिपिड्स के बने हुए होते हैं। इसके अलावा जैसे सॉल्वेंट फॉर फैट सॉल्युबल विटामिन्स, 4 तरह के विटामिन्स होते हैं जो कि फैट के अंदर डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। वो और किसी चीज के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे। दोज आर ADEK, ठीक है। देयर आर लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स या फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। तो ADEK ऐसे विटामिन्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिपिड्स के अंदर डिसॉल्व होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है चौथा बायोमोलिक्यूल इज न्यूक्लिक एसिड्स। पहला ही काम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करना पहला काम हो गया, ठीक है। अब इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक भेजना, ठीक है, उसका मतलब ट्रांसमिशन करना, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसको हम हेरिडिटी कह सकते हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक क्या जाता है, उसका DNA जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये कैरी ऑन होती है, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस जैसे DNA के अंदर पूरी की पूरी सीक्वेंस है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, कैसा प्रोटीन बनाना है, ठीक है। वहां से mRNA ने लाया, mRNA के ऊपर वही सीक्वेंस है, ठीक है। उसके बाद जो है वो tRNA और जो rRNA है, rRNA क्या बनाएगा, राइबोसोम बनाएगा। tRNA क्या करेगा, अमाइनो एसिड को लेके आएगा और अमाइनो एसिड मिलकर जो है वो एक प्रोटीन सिंथेसिस कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा यू मस्ट हैव हर्ड कि न्यूक्लियस को बोला जाता है कि दिस वाज द बॉस ऑफ द सेल, ठीक है। तो न्यूक्लियस बॉस ऑफ द सेल क्यों है, क्योंकि उसके अंदर पूरा का पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है या फिर न्यूक्लिक एसिड्स है। तो ये क्या करता है, ये कंट्रोल करते हैं सेल एक्टिविटीज को, ठीक है। एक सेल कैसी एक्टिविटीज परफॉर्म करेगी, अंडर व्हाट कंडीशंस, तो उनको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, न्यूक्लिक एसिड्स करेगा, ठीक है। इसलिए न्यूक्लिक एसिड्स भी एक्चुअल में नहीं करते, ठीक है, बट फॉर दिस स्टेज दिस मच इज सफिशिएंट कि कंट्रोल सेल एक्टिविटीज कौन, न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। हालांकि तो थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। जब कोई भी कंडीशंस चेंज हो जाती है, ठीक है, बाहर की कंडीशंस चेंज हो गई, तो सेल को उसके लिए अडेप्ट करना पड़ता है। तो ये चीज जो है वो पहले सेंस करनी पड़ेगी, ठीक है। और सेंस करने का काम इसके ऊपर लगे हुए रिसेप्टर्स, अलग अलग रिसेप्टर्स जो प्रोटीन के बने हुए थे वो करते हैं। वहां से एक पूरा का पूरा एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म चलता है जो जाके एक न्यूक्लिक एसिड जो इसके अंदर है, DNA है, पूरा का पूरा जो जेनेटिक मटेरियल है, उसके पास चला जाता है और वहां पे उसको बताता है कि भाई ये कंडीशंस जो है वो चेंज हो गई, वी नीड दिस 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 प्रोटीन। तो वहां पे क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन उनकी शुरू हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होगी एंड वी विल गेट दोस प्रोटीन्स एंड दोस प्रोटीन्स विल मेक द ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो कंट्रोल सेल एक्टिविटीज, ये जो सेल जो भी एक्टिविटी कर रही है, दिस विल बी बेस्ड ऑन कि बाहर से स्टिमुलस कैसा आ रहा है, ठीक है। ये तो हो गई कि सेल खुद ब खुद कौन सी एक्टिविटीज कर रही है। दैट विल ऑल्सो बी कंट्रोल बाय सम काइंड ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। सेल के अंदर की क्या कंडीशन है उस चीज से कंट्रोल होगा और सेल के बाहर क्या कंडीशन है उस चीज से कंट्रोल होगा। बीच में जो मीडिएटर आएगा दैट विल बी द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा बायोमोलिक्यूल्स का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब इसके बाद सिंस वी हैव अंडरस्टूड व्हाट वी कॉल लाइफ, ठीक है, प्रेजेंट टाइम्स के हिसाब से जो सबसे एक्सेप्टेड चीज़ें हैं लाइफ के बारे में कि हम इस चीज़ को लाइफ कहते हैं, इस चीज़ को लाइफ कहते हैं, जिसके अंदर के जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी हम उसको
कहेंगे कि ये जो है वो एक अलाइव ऑर्गेनिज्म है। वो चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये कहा कि हम लोग ये कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो लाइफ को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, लाइफ को बनाते हैं। तो हमने कहा बायोमॉलिक्यूल्स है, तो हमने वो बायोमॉलिक्यूल्स भी समझ लिए। अब हम इन बायोमॉलिक्यूल्स को जो है, यहाँ तक जो ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स थे, दे आर नॉट अलाइव, ठीक है। ये कोई जिंदा चीज़ नहीं है। जब ये सारे आपस में इंटरैक्ट करेंगे, सारे बायोमॉलिक्यूल्स मिलकर एक चीज बनाएंगे, कोई एक चीज बनाएंगे, ठीक है। वी विल अंडरस्टैंड व्हाट दैट थिंग इज। वो चीज क्या है? वो चीज हमारी सेल है, ठीक है। तो हम लोग उस सेल को आप समझेंगे, जब ये सारे बायोमोलिक्यूल्स आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो उस चीज को समझना है हमें सेल के अंदर। सो वी विल स्टार्ट द सेल नाउ, और उसके बाद जो है वो सेल डिवीजन आएगा। तो हमारा जो है वो सेल वाला जो पूरा यूनिट है वो हमारा वहां पे कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट लेक्चर तक वेट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।